हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। जैसा कि आपको पता है कि हम गवर्नेंस से संबंधित जितने भी प्रश्न यूपीएससी की पीवाईक्यूज में आ रखे हैं उनको हम इस सीरीज में देख रहे हैं। उसी क्रम में हम गवर्नमेंट पॉलिसी से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको कर रहे थे, जिसके कुछ बचे हुए क्वेश्चनों को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य की जरूरतों को संबोधित करने वाली नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थी वर्गों की पहचान को प्रत्याशित परिणामों के साथ सिंक्रनाइज किया जाना है। वास योजना के संदर्भ में कथन की जांच कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि पानी, स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ी हुई जो सरकारी नीतियां हैं उनको प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? 2 कदम लेने की आवश्यकता है। तो पहला कदम क्या लेना पड़ेगा कि लाभार्थी वर्गों की पहचान करनी पड़ेगी। किनको पानी, स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ी हुई नीतियां हैं उनसे लाभान्वित करना है। कौन है जो इनसे वंचित हैं, कौन जो गरीबी में जी रहे हैं, तो सबसे पहले उन लोगों की पहचान करनी पड़ेगी। तभी तो हम उनको लक्षित करके कुछ नीतियां बना पाएंगे, उनके अकॉर्डिंग नीतियां बना पाएंगे। पता चलेगा कि भाई इतने करोड़ लोग इससे वंचित हैं या इतने करोड़ लोग स्वास्थ्य से वंचित हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सरकार बजट आवंटित करेगी, उसके अकॉर्डिंग सरकार नीति बनाएगी। किस क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की समस्या अधिक गहरी है तो वहां पर फंड का एलोकेशन और अधिक करेगी। और दूसरा क्या है कि जो सरकार ने नीतियां बनाई है उनका कार्यान्वयन हो रहा है, उसके बाद जो परिणाम आ रहे हैं ना उनको भी जानना साथ में आवश्यक है। उनका भी महत्व जो लाभार्थी वर्गों की पहचान के समान है। तो प्रश्न में आगे ट्विस्ट दिया गया है कि अगर नीतियों को और अधिक इफेक्टिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? जो लाभार्थी वर्गों की जो पहचान की है और जो 2 कदमों की हमने बात की थी उन दोनों कदमों को क्या करना पड़ेगा? साथ में लाना पड़ेगा। तभी क्या हो पाएगा, जो नीतियां हैं वो कार्यान्वित हो पाएगी अपनी पूर्ण क्षमता के साथ। अब किस प्रकार से नीतियां अपनी क्षमता के साथ कार्यान्वित हो पाएगी, कैसे लाभार्थी वर्गों की पहचान और परिणामों को सिंक्रनाइज करने से जो नीतियां हैं वो और अधिक प्रभाविता के साथ लागू होंगी, उसको हमें इस प्रश्न के अंदर बताना है कि इसका लाभ क्या आएगा। और साथ में किसके संदर्भ में बताना है? जो वॉश योजना है उसके संदर्भ में बताना है। वॉश योजना से तात्पर्य है, जो प्रश्न का पहला भाग था वही है कि पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य। वॉश से वाटर, सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन, तो यही है वॉश से तात्पर्य। तो संक्षेप में प्रश्न इतना कह रहा है कि जो ये वॉश योजना है, यानी कि जो पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य है, इससे जुड़ी हुई जो नीतियां हैं उनको और अधिक सफलता से या और अधिक प्रभाविता के साथ कार्यान्वित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लाभार्थी वर्गों की पहचान और दूसरा जो परिणाम है उनको सिंक्रनाइज करना पड़ेगा। सिंक्रनाइज का मतलब है इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। इनको अलग अलग करके नहीं देखना है, परिणामों को देखना है, फिर परिणामों को अकॉर्डिंग जो है लाभार्थी वर्गों की पहचान करनी है और लाभार्थी वर्गों की पहचान करके नीतियां बनानी है। फिर नीतियों से जो परिणाम आएंगे उनसे वापस नीति की समीक्षा, मूल्यांकन करना है और अपनी नीति को रीअरेंज करना है। तो ये तो हो गया हमारा प्रश्न। अब चलते हैं अपने आंसर पर। तो अब हमारे इस आंसर की शुरुआत कैसे करेंगे? हम यहाँ पर सबसे पहले इंट्रो में बताएंगे वॉश योजना के बारे में कि वॉश योजना है क्या, इसकी शुरुआत कब हुई। वॉश योजना कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट की योजना नहीं है। वॉश योजना से तात्पर्य यही इतना ही है कि जो वाटर से संबंधित जो योजना होगी या फिर जो स्वास्थ्य से संबंधित जो योजना होगी या फिर जो स्वच्छता से संबंधित जो योजना होगी उनको मिलाकर ही वॉश योजना बोलते हैं। तो इस प्रकार से भारत सरकार की कोई अलग से वॉश योजना नहीं है, इन्हीं सभी योजनाओं को मिलाकर वॉश योजना बोल देते हैं। तो वॉश योजना की सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? वॉश योजना की सबसे पहले शुरुआत WHO और यूनिसेफ ने मिलकर की थी। WHO के द्वारा सबसे पहले विश्व स्तर पर स्वच्छ पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाने का प्रयास किया, जिसमें उसका साथ यूनिसेफ ने दिया था। तो आप यहाँ पर सबसे पहले देख रहे हैं, हमने लिखा है UN द्वारा 1981 से 90 के दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता दशक के रूप में रखा गया। अब अंतर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता दशक, तो यही है वॉश की शुरुआत। यहाँ से सबसे पहले जो मेन स्ट्रीम में वॉश आया है तो UN द्वारा 1981 से जो 90 का दशक घोषित किया था उसी के साथ ये लाइमलाइट में आया, जिसे बाद में WHO और यूनिसेफ ने और अधिक प्रमोट किया। तो एक तो हम इस प्रकार से अपना इंट्रो लिख सकते हैं। दूसरा हम जो WHO और यूनिसेफ के बारे में जानकारी देते हुए लिख सकते हैं कि जो वॉश योजना की शुरुआत विश्व स्तर पर WHO द्वारा की गई और जो 2000 के अंदर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे उसके अंदर भी स्वच्छ पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य की बात की गई थी। तो MDG के जो 8 टारगेट थे उनके अंदर जो 7वां टारगेट था उसके अंदर स्वच्छ पानी और आधारभूत स्वच्छता से वंचित जनसंख्या को आदी करने का उद्देश्य रखा गया था। तो वहां से भी बता सकते हैं कि वॉश योजना को एक कदम आगे बढ़ाकर देखा गया। और साथ में अगर भारत सरकार का जिक्र करना हो तो हम लिख सकते हैं 2014 में भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के साथ वॉश योजना को और अधिक गति प्रदान की। तो इस प्रकार से हम अपना इंट्रो लिख सकते हैं। मेन बॉडी में हम सबसे पहले बताएंगे वॉश से तात्पर्य क्या है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है स्वच्छ पानी, स्वच्छ वातावरण और स्वास्थ्य, और साथ में भारत सरकार की कोई स्कीम्स भी उसमें दर्शा सकते हैं कि ये योजना स्वास्थ्य के लिए की गई है, ये योजना स्वच्छता के लिए, जैसे जल जीवन मिशन जो 2024 तक हर घर नल की बात करता है, स्वच्छ भारत अभियान 2014 वाला हो गया, और आयुष्मान भारत योजना जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य की बात करती है। अब हम आएंगे अपनी प्रश्न की मेन डिमांड के ऊपर। सबसे पहले जो प्रश्न में पूछा गया था कि जो परिणाम है और जो लाभार्थी वर्गों की पहचान है उनको सिंक्रोनाइज किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बताएंगे
कि सिंक्रोनाइज करना क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों है सिंक्रोनाइज करने की, उसको हम इसकी आवश्यकता के रूप में बता सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर कुछ पॉइंट देख पा रहे होंगे कि जो एक्सक्लूजन इंक्लूजन की समस्या होती है। अब एक्सक्लूजन इंक्लूजन से तात्पर्य ये है कि कोई सरकारी नीति है, जैसे पीडीएस हो गई, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो उसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले अगर जो अनाज का वितरण करना है तो सबसे पहले जो बहुत ही ज्यादा जरूरतमंद है उनको पहुंचाने की आवश्यकता है, जो सबसे ज्यादा हाशिए पर रह रहे हैं तो उनको सबसे ज्यादा इंक्लूड करने की आवश्यकता है। लेकिन साथ में क्या हो जाता है, कई ऐसे लोग भी इंक्लूड हो जाते हैं जो फर्जी बीपीएल कार्ड बनाकर उस योजना से लाभान्वित होते हैं, और साथ में जिनको इसकी आवश्यकता हो वो इस योजना से अवेयर भी नहीं होते हैं, उनको इसके बारे में पता नहीं होता है, तो वो इस योजना से एक्सक्लूड हो जाते हैं। तो ये हो गई एक्सक्लूजन इंक्लूजन की समस्या, यानी कि जो लाभार्थी वर्ग, जो वास्तविक लाभार्थी वर्ग है वो योजना से एक्सक्लूड हो रहा है, और जिसको योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए था वो योजना के अंदर इंक्लूड हो रहा है। तो अगर हम सबसे पहले लाभार्थी वर्गों की पहचान करेंगे तो हम सबसे पहले जो समस्या है एक्सक्लूजन इंक्लूजन की समस्या उसको समाप्त कर पाएंगे। और जो पीडीएस योजना लागू होगी तब जब उसके परिणाम आएंगे तब पता चलेंगे कि भारत के अंदर इतनी गरीबी थी उसको कितना इसने समाप्त, कौन कौन लोग इसमें फर्जी बीपीएल कार्ड बनाकर सम्मिलित हो रखे हैं तो उनका पता चलेगा। तो वापस योजना को रीअरेंज किया जाएगा, तो उन लोगों को उस योजना से वापस क्या किया जाएगा, एक्सक्लूड किया जाएगा, और जो वास्तविक जरूरतमंद है उनको वापस योजना में इंक्लूड किया जाएगा। तो इसलिए लाभार्थी वर्गों की पहचान और परिणामों को साथ में सिंक्रोनाइज करने की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट है कि समाज के जो वंचित वर्ग है, जैसे दलित हो गए, अल्पसंख्यक हो गए, महिला, बच्चे, दिव्यांग और वृद्ध लोग हो गए, उन पर सरकारी नीतियों का प्रभाव रहा है और उनकी सही से पहचान हो, इसलिए भी जो पहचान और परिणामों को साथ में लाने की आवश्यकता है, ताकि कोई भी जो समाज का वर्ग है वो योजना से वंचित ना रहे, और योजना कितनी प्रभावी ढंग से उन लोगों के लिए नीतियों को कार्यान्वित कर रही है उसको भी परिणामों के साथ पहचानना आवश्यक है। तीसरा पॉइंट है कि क्षेत्र विशिष्ट से संबंधित जो नीतियां हैं उनका निर्माण प्रभावी रूप से हो पाएगा। जैसे जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पर क्या है, मलिन बस्तियां हैं, तो वहां पर जो वॉश योजना है वो बिल्कुल रूप से प्रभावी नहीं है। तो वहां पर सबसे पहले लाभार्थी वर्गों की पहचान करने की आवश्यकता है कि कौन कौन सी शहर के अंदर बस्तियां हैं और उनमें कौन कौन लोग रह रहे हैं, कितने वृद्ध है, कितने दलित हैं, कितने दिव्यांग है, उनकी पहचान करने की भी आवश्यकता है। उनकी पहचान करने के बाद वहां पर विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए, वॉश योजना को संचालित करने के लिए कुछ नीतियां बनाई गई। अब उस जो नीतियां से रिजल्ट आए उनको भी वापस देखना आवश्यक है, तभी तो पता चलेगा कि कौन कौन से लाभार्थी वर्ग है उनको लाभ मिल पाया है, कौन कौन सी बस्तियों को इसका लाभ मिल पाया है, जिसके कारण क्या कर पाएंगे, जो वापस है योजना को सही से निर्मित कर पाएंगे। फिर जो लाभों से वंचित हुए हैं उन पर पुनः सही से ध्यान दिया जाएगा। तो इसलिए भी जो लाभार्थी वर्गों की पहचान और जो परिणाम है उनको साथ में सिंक्रोनाइज करने की आवश्यकता है। और लाभार्थी वर्गों की पहचान और परिणाम को साथ में लाने की आवश्यकता क्यों है, सिंक्रोनाइज करने की आवश्यकता क्यों है, कि योजना की पर्याप्तता, कि योजना पर्याप्त है या नहीं है, योजना जिन लोगों के लिए बनाई गई है उन लोगों तक सही से कार्यान्वित हो पा रही है, नहीं पा रही है, और उसकी पहुंच कितनी है, क्या वह समाज के सभी वर्गों तक पहुंच पाई है, और उस योजना में कितना सामर्थ्य है चेंज लाने का, और उस योजना की क्या क्वालिटी है, उस योजना के अंदर भ्रष्टाचार जैसी कुरीतियां तो नहीं है। तो उसके लिए भी जो लाभार्थी वर्गों की पहचान और परिणामों को सिंक्रोनाइज करने की आवश्यकता है, तभी वास्तविक रूप से जो योजना है उसकी जानकारी मिल पाएगी और जो सरकारी संसाधनों का है वो दक्षतम उपयोग हो पाएगा। और भी यहाँ पर पॉइंट लिखे गए हैं, जैसे योजना की क्या कमियां थी, उसको कैसे सुधारा जाए उसका भी पता चल पाएगा, योजना को नए सिरे से बनाने में मदद मिलेगी, जो हमने पहले डिस्कस किया है। तो इसमें हमें यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है, आंसर लिखते टाइम जो पॉइंट बनाए हैं वो किसी भी योजना से संबंधित हो सकते हैं, बट यहाँ पर हमने सिर्फ वॉश योजना से फोकस करते हुए चलना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है 76 मिलियन लोग सुरक्षित पेयजल से दूर है, यानी कि स्वच्छ पानी से हो गए। यहाँ पर लिखा गया है कि जो भारत के अंदर 1,40,000 बच्चों की मौत हर साल डायरिया से हो, तो ये स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित हो गया। और चौथे पॉइंट में यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा गया है कि स्वच्छ भारत अभियान से भारत में उसका क्या इंपैक्ट रहा वो पता चल पाएगा। तो हमने यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखे वो वॉश योजना से संबंधित लिखे हैं। तो आपको आंसर लिखते टाइम इस बात का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। और जो प्रश्न का दूसरा एस्पेक्ट था कि सिंक्रोनाइज करने से क्या फायदे होंगे, क्योंकि प्रश्न में सीधे से पूछा गया है कि उनको सिंक्रोनाइज करना चाहिए, वॉश योजना के संदर्भ में चर्चा कीजिए। तो अभी चर्चा करनी है कि भाई इसको सिंक्रोनाइज करने से क्या क्या लाभ सामने आएंगे। तो सबसे पहला लाभ है कि योजना है उसकी दक्षता बढ़ेगी, योजना और अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित हो पाएगी। कैसे, अगर हमारे को पता है कौन कौन लाभार्थी वर्ग है और उससे क्या क्या परिणाम आ रहे हैं, तो योजना की जो त्रुटियां हैं उनको आसानी से दूर कर पाएंगे कि भाई योजना इस जगह से लागू की तो इस जगह पर सही से परिणाम नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ हर्डल्स थे, वो क्या हर्डल्स थे उनकी पहचान हो पाएगी। यहाँ पर तो हमने लाभार्थी वर्गों की सही से पहचान कर दी, बट यहाँ पर लागू नहीं हो पा रही परिणाम, तो वापस हम देखेंगे कि भाई हमारा जो पूरा रास्ता था वो सही था या नहीं था, क्या इसमें कमियां थी, परिणामों के आधार पर देख पाएंगे, तो योजना को सही से बना पाएंगे, योजना को दक्ष रूप से संचालित कर पाएंगे, जो कि इसका पहला लाभ होगा। और लाभार्थी वर्गों की पहचान और परिणामों को साथ में सिंक्रोनाइज कर दिया तो जो नीतियां बनेगी वह लाभार्थी केंद्रित नीतियां होगी और उसका लाभ कितना मिल रहा है लाभार्थियों को उसका पता चल पाएगा, जिसके कारण तो एग्जैक्ट उन्हीं लोगों को लाभान्वित करने के लिए वो योजना संचालित होगी, जिससे सरकार के संसाधनों का दक्षतम उपयोग होगा और जो परिणाम है वो बहुत ही अधिक आश्चर्यजनक प्राप्त होंगे। तीसरा पॉइंट है स्थिरता।
अब यहाँ इससे क्या तात्पर्य है, अगर परिणामों और लाभार्थी वर्गों को साथ में सिंक्रोनाइज कर दिया तो पता चलेगा कि जो योजना है वो कितनी सही है, उस योजना से कितना लाभ मिल रहा है, तो उस योजना पर सरकार और अधिक ध्यान देगी, उसमें और अधिक वित्त को आवंटित करेगी, जिससे योजना अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने तक स्थिर रहेगी। तो यह इसका एक लाभ देखा जाएगा। चौथा पॉइंट है कि इससे समानता सुनिश्चित होगी। कैसे? अगर परिणामों को और लाभार्थी वर्ग को साथ में सिंक्रोनाइज कर दिया जाता है तो जितने भी लाभार्थी वर्ग है उन सभी को नीतियों का लाभ मिल पाएगा, जिससे जो लाभार्थी वर्ग है उनमें भी समानता सुनिश्चित होगी। पांचवा पॉइंट है कि अगर लाभार्थी वर्गों की पहचान और जो परिणाम है उनको सिंक्रोनाइज कर दिया जाता है तो जो सामुदायिक जुड़ाव वो और अधिक होगा, क्योंकि जो योजना है उसका लाभ अधिक मिलेगा। तो अगर किसी सरकारी योजना का लाभ लोगों को अधिक मिलेगा तो लोग उससे स्वयं जाकर जुड़ेंगे और उससे लाभान्वित होंगे, जिसके कारण क्या होगा, सरकारी नीतियों में सामुदायिक जुड़ाव बढ़ेगा। सिक्स्थ पॉइंट है कि मूल्यांकन आसान होगा। अगर लाभार्थी वर्गों की पहचान को और परिणामों को साथ में जोड़ देंगे तो मूल्यांकन कर पाएंगे सही से उस योजना के अंदर कौन कौन लाभार्थी वर्ग थे और उनका रिजल्ट क्या निकल कर आया है। तो जो स्वच्छता सूचकांक जैसे जो इंडेक्स है उनको बनाने में भी जो शासन प्रणाली है उसको सहायता मिलेगी। और लाभार्थी वर्गों की पहचान और परिणामों को साथ में सिंक्रोनाइज किया जाता है तो जो नीति होगी वो अनुकूल होगी, उसके अंदर बॉटम टू टॉप अप्रोच की पालना होगी, क्योंकि परिणामों को देखकर कहां पर ग्राउंड लेवल के ऊपर फिर नीति बना रहे हैं, तो यहाँ पर बॉटम टू टॉप अप्रोच को देखा जा रहा है। अब इसको और अधिक कैसे सुधारा जा सकता, और अधिक कैसे इसको इफेक्टिव बनाया जा सकता है, उसको हम वे फॉरवर्ड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, वन साइज नॉट फिट फॉर ऑल की नीति को अपनाना सरकार को देखना चाहिए, शासन व्यवस्था को देखना चाहिए कि भाई कोई भी नीति है वो सभी जगह एक समान रूप से लागू नहीं होगी, क्योंकि सभी जगह स्वास्थ्य, पेयजल और स्वच्छता की स्थिति समान नहीं है। इसलिए वन साइज नॉट फिट फॉर ऑल की नीति को अपनाना चाहिए। राज्यों को साथ लेकर केंद्र द्वारा नीति निर्माण करना चाहिए, जिसके कारण क्या होगा, सहकारी संघवाद भी और अधिक सुदृढ़ होगा और क्षेत्र विशिष्ट नीतियों का भी निर्माण हो पाएगा। और यहाँ पर 2 कमेटी के नाम लिखे गए हैं जिसको आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। जैसे जो जल स्वच्छता के लिए मिहिर सा समिति थी उसकी सिफारिशों को लागू किया जाए और सामुदायिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए डॉक्टर आर प्रसाद समिति की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए। अब इंट्रो में तो हमने एमडीजी गोल के बारे में डिस्कस किया था और कंक्लूजन हम लिख सकते हैं एसडीजी गोल के बारे में कि जो एसडीजी गोल 3 और एसडीजी गोल जो 6 हैं उनको वॉश योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार इफेक्टिव रूप से हम अपने आंसर को समाप्त कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तब तक केवल दिखावा बनकर रह जाता है जब तक कि उन्हें राजनीतिक इच्छा शक्ति का समर्थन प्राप्त न हो। भारत में प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के निष्पादन के संदर्भ में चर्चा कीजिए। यह प्रश्न कह रहा है कि जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है सरकार ने बना दिए हैं, जैसे जो पंचवर्षीय योजना थी या फिर इंदिरा गांधी का 20 सूत्री योजना हो गई या फिर जो भारत सरकार की मनरेगा जैसी योजना हो गई या फिर जो पीएम स्वनिधि जैसी योजना हो गई, वे योजनाएं तब तक सही ढंग से कार्यान्वित नहीं हो पाएगी जब तक कि उसके अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं आएंगे। जो राजनेता हैं वो स्वयं नहीं चाहेंगे कि भारत के अंदर गरीबी हटनी चाहिए, वो इसके लिए और अधिक जुझारू रूप से कार्य नहीं करेंगे, तब तक जो ये योजना है वो इफेक्टिव रूप से कार्यान्वित नहीं हो पाएगी। तो उसी को हमें बताना है कि किस प्रकार जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की जो आवश्यकता है, किस प्रकार राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है और उसके नहीं होने से किस प्रकार जो नीतियां हैं वो सही से लागू नहीं हो पा रही है और जो रिजल्ट है वो अपेक्षा के अकॉर्डिंग प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। हम अपने उत्तर की शुरुआत इसमें कैसे करेंगे? हम यहाँ पर गरीबी को परिभाषित कर सकते हैं अपने इंट्रो के अंदर। जो अमर्त्य सेन थे उन्होंने गरीबी को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से परिभाषित किया था कि उसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट को सम्मिलित किया था। गरीबी सिर्फ और सिर्फ धन की कमी नहीं है, गरीबी राजनीतिक रूप से भी हो सकती है, गरीबी सामाजिक रूप से भी हो सकती है, गरीबी आर्थिक रूप से हो सकती है, जो कि हम सब समझते हैं कि धन की कमी को गरीबी बोलते हैं, और गरीबी सांस्कृतिक अधिकारों की कमी से भी हो सकती है। तो अमर्त्य सेन ने इन अधिकारों के साथ गरीबी को परिभाषित किया है। तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सुधार को लेकर जो सरकारी नीतियां हैं वो प्रभावी रूप से कार्यान्वित राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना नहीं हो पाती हैं, तभी जो भारत के अंदर गरीबी उन्मूलन नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार से हम अमर्त्य सेन की परिभाषा के अकॉर्डिंग अपने प्रश्न की शुरुआत कर सकते हैं। अब जो प्रश्न की मेन डिमांड थी कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना किस प्रकार गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम केवल दिखावा बनकर रह जाएगा। अब राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी तो क्या होगा, संसाधनों का समुचित आवंटन नहीं होगा। राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना जो जिन क्षेत्रों को संसाधनों की आवश्यकता होती है उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। नीतियों को सिर्फ राजनीति प्रेरित होकर बनाया जाएगा। अगर वोट बैंक के हिसाब से सिर्फ अपने वोटर को लाभान्वित करने के लिए नीति बनाएंगे या फिर चुनाव नजदीक आएंगे तभी बहुत अधिक नीतियां बनाएंगे। फ्रीबीज के रूप में कार्यक्रम चलाना, जिसमें बिजली माफी वगैरह कार्यक्रम चलाना, जो कि भविष्योन्मुख नीतियां ना होकर सिर्फ और सिर्फ सरकार को वर्तमान में लाभ पहुंचा रही है। और जो नौकरशाही और राजनीति गठजोड़ हो जाता है, जिसके कारण जो योजनाएं हैं गरीबी उन्मूलन की वो प्रभावी रूप से कार्यान्वित नहीं हो पाती है। जैसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि जो 1 रुपया सरकार अगर आवंटित करती है तो वो जो गरीब आदमी तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसे के रूप में तब्दील हो जाता है। तो यह भ्रष्टाचार राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के कारण खत्म नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण जो गरीबी उन्मूलन नीतियां हैं वह भी सही ढंग से कार्यान्वित नहीं हो पा रही है। और जो सरकारी नीतियां हैं उनमें निरंतरता और स्थिरता की कमी
देखी जाती हैं। वो पॉलिसीज तो फटाफट बना देती हैं, बट उनको सही से कार्यान्वित अपनी इच्छा शक्ति के अभाव के कारण नहीं कर पाते हैं। कई राज्य केरोसिन वितरण की नीति को लेकर आए थे, बट उसके अंदर भ्रष्टाचार के कारण कई राज्यों ने इसे बंद भी कर दिया था। आप वीडियो को पॉज करके एग्जाम्पल को साथ में यहाँ पर देख सकते हैं। और जो प्रश्न का दूसरा भाग था कि भारत में प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के निष्पादन के संदर्भ में चर्चा करनी है, तो हमें कुछ 5-6 प्रोग्राम लेने हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हुए चलना है कि वे प्रोग्राम है वो क्यों प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं हो पाए हैं, किस प्रकार से राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी ने वहां उन नीतियों को लागू करने से रोका है। जैसे सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजना लेके आए थे, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका लक्ष्य गरीबी उन्मूलन था, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव कारण उस योजना में क्या आ गई, रिजिडिटी आ गई, नौकरशाही बाधाएं आ गई, राजनीतिक हद से बहुत अधिक हो गया, जवाबदेही की कमी देखी गई और केंद्रीय योजना पर निर्भरता, राज्यों को और अधिक संसाधन नहीं दिए गए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं किया गया, जिसके कारण क्या हुई, वही योजनाएं विफल हो गई और अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाई। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीयकरण। जैसे जो इंदिरा गांधी के द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए किया गया था, बट राष्ट्रीयकरण तो कर दिया गया, बट जो आगे का स्टेप था उसके अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी देखी गई, जिसके कारण वास्तविक रूप से जो गरीब लोगों को वित्तीय समावेशन का लाभ मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया, क्योंकि उनमें भी क्या था, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी देखी गई थी। और जो एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम था उसके अंदर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की बात की गई थी, लेकिन जो सामाजिक सांस्कृतिक बाधाएं थी वो महिला सशक्तिकरण को रोक रही थी, बट उन बाधाओं को दूर करने में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी देखी गई, जिसके कारण वह योजना सही से कार्यान्वित नहीं हो पाएगी और अपने लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाई। और चौथा पॉइंट है वृद्धावस्था पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजना है वो निगरानी और मूल्यांकन के अभाव में, अब निगरानी और मूल्यांकन क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि वहां पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति है नहीं कि वो नौकरशाहों पर दबाव डाले, नौकरशाह सही ढंग से काम करे, उनका समय समय पर मूल्यांकन करे, जिसके कारण वे योजनाएं सही ढंग से कार्यान्वित भी नहीं हो पा रही। और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण जो मनरेगा जैसी कई योजनाएं हैं उनके अंदर भ्रष्टाचार के मामले बार बार देखने को मिलते ही हैं, जिसके कारण जो इस प्रकार की योजनाएं हैं वो सही ढंग से अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ पर हमने बता दिया है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति किस प्रकार से सिर्फ एक दिखावा है, और जो दूसरा एस्पेक्ट था कि योजनाओं के संदर्भ में बताना था वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके साथ हम बताएंगे कि किस प्रकार से इन योजनाओं को राजनीतिक इच्छा शक्ति लाकर और अधिक सुचारू ढंग से संचालित किया जा सकता है। जैसे इन योजनाओं के अंदर क्या किया जाए, इंटरनेट का यूज किया जाए, ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाए, जिसके कारण शासन में क्या है, पारदर्शिता आए और जो लोग है वो सरकार से जुड़ पाए और सरकार को और अधिक जवाबदेह बना पाए, और जो इस प्रकार की नीतियां हैं उनकी बार बार समीक्षा हो, उनका मूल्यांकन हो, और नीतियां बनाते टाइम जो हितधारक हैं उनके साथ सरकार संलग्न हो, उनके साथ मिलकर नीतियों का निर्माण करे, जिसके कारण जो नीति है और अधिक प्रभाविता के साथ कार्यान्वित हो पाएगी। और जो अभी हमने पहला प्रश्न डिस्कस किया था कि लाभार्थी वर्गों की पहचान को प्रत्याशित परिणामों के साथ सिंक्रोनाइज किया जाए, तो सीधी सी बात है, अगर लाभार्थी वर्गों की सही से पहचान होगी और उनको परिणामों के साथ सिंक्रोनाइज किया जाएगा तो जो योजना है गरीबी उन्मूलन की वो सही ढंग से कार्यान्वित हो गई। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी को दूर करके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो गरीबी है उसको दूर करके जो हमारा डीपीएसपी है 39 जो संपत्ति के संकेंद्रण को रोकता है उसकी प्राप्ति की जा सकती है। तो इस प्रकार के कंक्लूजन के साथ हम हमारे आंसर को समाप्त कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि विभिन्न प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों और हितधारकों के बीच नीतिगत विरोधाभासों के परिणाम स्वरूप अपर्याप्त सुरक्षा और पर्यावरण क्षरण की रोकथाम हुई है, प्रासंगिक दृष्टांतों के साथ टिप्पणी करें। तो यह प्रश्न कह रहा है कि जो विभिन्न प्रतिस्पर्धी क्षेत्र हो गए, कौन कौन से प्रतिस्पर्धी क्षेत्र हो गए, जैसे विकास वर्सेज पर्यावरण संरक्षण, कृषि वर्सेज जल संरक्षण या फिर जल प्रदूषण को रोकना, उद्योग वर्सेज जो वायु प्रदूषण है उसको रोकना, निजी परिवहन वर्सेज सार्वजनिक परिवहन, ऊर्जा उत्पादन वर्सेज जलवायु संरक्षण। तो ये क्या है, यहाँ पर प्रतिस्पर्धी क्षेत्र है, एक दूसरे के विरोध में है, या तो इसको प्राप्त किया जा सकता है या फिर इसको प्राप्त किया जा सकता है। इनमें क्या है, आपस में प्रतिस्पर्धा है। और साथ में क्या कहा गया यहाँ पर, जो हितधारक हैं, तो यहाँ पर हितधारक कौन कौन हो गए, यहाँ पर हितधारक हैं सरकार, जो नागरिक, जलीय जीव, पेड़ पौधे, आदिवासी, ये कौन हो गए यहाँ पर हितधारक है। तो इनके बीच क्या है, नीतिगत विरोधाभास है। कैसे कि अब सरकार विकास को प्रमोट करे या फिर जो आदिवासी समूह हो गया या फिर जो पेड़ पौधे हो गए उनकी सुरक्षा के लिए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे। अगर विकास कार्य को बढ़ावा नहीं देगी तो जो देश की आर्थिक गति रुक जाएगी, और अगर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा नहीं दिया तो जो जलवायु परिवर्तन के जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेंगे। तो इनके बीच क्या है, नीतिगत विरोधाभास है। तो अब इन विरोधाभासों के अंदर कोई एक ऑप्शन सरकार चूज करेगी, जैसे सपोज जो जैसे प्रश्न के अकॉर्डिंग वो सरकार क्या चयन करती है, विकास कार्य का चयन करती है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो पर्यावरण की सुरक्षा और क्षरण की रोकथाम है वह अपर्याप्त है, वह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि विरोधाभासों के बीच सरकार जो पर्यावरण है उसको कम आंक कर देखती है, जिसके कारण जो पर्यावरण संरक्षण हो रहा है वह कम हो रहा है, उसकी सुरक्षा अपर्याप्त है। उसी को हमें जो प्रासंगिक दृष्टांत है उसके साथ बताना है कि किस प्रकार से
प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों और हितधारकों के बीच संघर्ष के बीच नीतिगत विरोधाभास होने से पर्यावरण की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। तो संक्षेप में प्रश्न इतना है कि विभिन्न नीतियों, हितों और समूहों के बीच संघर्ष और विसंगतियों के कारण पर्यावरणीय गिरावट, सुरक्षा और रोकथाम में अपर्याप्त प्रयास हुए हैं। तो अब हम अपने उत्तर की शुरुआत कैसे करेंगे? हम सबसे पहले इंट्रो में जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है उसको दिखा सकते हैं कि भारत की रैंक बहुत ही ज्यादा लो है। बहुत ही ज्यादा लो मतलब सबसे लास्ट स्थान पर है उसमें भारत, जिसके लिए भारत सरकार ने जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है उसका विरोध भी किया था। उसके अंदर कहा था ये पूर्वाग्रहों से ग्रसित है, बट रिपोर्ट तो है, उसको हम कोट तो कर ही सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार हम अपने इंट्रो की शुरुआत कर सकते हैं। तो मेन बॉडी में हम सबसे पहले प्रतिस्पर्धी क्षेत्र और हितधारकों को बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? इस प्रकार का डायग्राम बनाया, प्रतिस्पर्धी क्षेत्र तो इस प्रकार से 4-5 पॉइंट आ जाएंगे। फिर पॉइंट बनाया कि हितधारक, तो इस प्रकार से वापस बनाया और 4-5 पॉइंट जो भी हितधारक है वो आ सकते हैं। तो क्या होगा संक्षेप के अंदर आप इसको संक्षेप में आधे मिनट में इसको लिख देंगे। अब जो प्रश्न की मेन डिमांड है कि जो विभिन्न प्रतिस्पर्धी क्षेत्र और हितधारकों के बीच नीतिगत विरोधाभासों के कारण किस प्रकार पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकी है। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर विकास वर्सेस संरक्षण। तो ये क्या हो गया? एक प्रतिस्पर्धी क्षेत्र हो गया और इसके हितधारक कौन है? सरकार हो गई, विकास से लाभान्वित होने वाले लोग हो गए, वर्सेस कौन हो गए? आदिवासी हो गए या जंगल के जीव जंतु हो गए। तो यहाँ पर क्या विरोधाभास है कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे या फिर विकास कार्यों को संचालित करे। अब इस नीतिगत विरोधाभास के बीच सरकार क्या चयन करती है? विकास कार्यों को चयन करती है, जिससे क्या होता है? पर्यावरण का डिग्रेडेशन होता है और जो पर्यावरण सुरक्षा है वह अपर्याप्त हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे अमेजोन वर्षा वन के अंदर क्या है? वनों की कटाई हो रही है विकास कार्यों के लिए, जिसके कारण क्या हो रहा है? वहां पर पर्यावरण क्षरण हो रहा है। दूसरा प्रतिस्पर्धी क्षेत्र है कि ऊर्जा उत्पादन वर्सेज जलवायु संरक्षण। अब विकासशील देश हैं, वहां पर ऊर्जा आपूर्ति वैसे भी बहुत कम है, तो वो क्या कर रहे हैं? कोयले जैसे जीवाश्म ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग कर रही है, जिसके कारण क्या हो रही है? ग्रीन हाउस गैस एमिशन और अधिक हो रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जिससे वो जो आगे ग्लेशियर पर इंपैक्ट डालती है। और इसका जो प्रतिस्पर्धी क्षेत्र था वो था जलवायु संरक्षण, और सरकार इसमें जलवायु संरक्षण को थोड़ा सा कम मांग कर देखती है। तो सबसे पहले इसके अंदर हितधारक कौन कौन है? अब इसमें हितधारक हो गए सरकार हो गई, ऊर्जा की आवश्यकता वाले लोग हो गए, और वर्सेस समुद्र तटीय क्षेत्र हो गए, द्वीपीय देश हो गए, वो हितधारक हो गए। अब इससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ग्लेशियर पिघलेगा, ग्लेशियर पिघलने से क्या होगा? जो ये देश हैं या जो तटीय क्षेत्र भी जलमग्न हो जाएंगे। जैसे जो भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए 55% क्या कर रहे हैं? कोयले पर निर्भर है। तो ये भी एक नीतिगत विरोधाभास हो गया कि सरकार जलवायु संरक्षण को बढ़ावा दे या फिर ऊर्जा उत्पादन को। अगला प्रतिस्पर्धी क्षेत्र है कृषि वर्सेस जल प्रदूषण। अब सरकार कृषि को बढ़ावा दे या फिर जल संरक्षण को बढ़ावा दे, क्योंकि अभी विश्व के अंदर फूड ग्रेन की कमी हो रही है, खाद्य पदार्थों की मांग दिनों दिन बढ़ रही है, तो कृषि को बढ़ावा देना भी आवश्यक है। कृषि के अंदर उर्वरकों का उपयोग करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है, लेकिन फर्टिलाइजर के यूज से क्या हो जाता है? जल प्रदूषण बढ़ता है। जल प्रदूषण बढ़ने से क्या? जलीय जीवों को नुकसान होता है और जल के अंदर एसिडिफिकेशन होता है, जिससे कोरल रीफ वगैरह डैमेज हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया? नीतिगत विरोधाभास हो गया। अब सरकार इसमें लोगों की खाद्यान्न जरूरत है उनको पूरा करने के लिए कृषि को बढ़ावा देगी ही देगी, जिसके कारण पर्यावरण संरक्षण है वो अपर्याप्त हो जाता है। और इसके हितधारक कौन कौन हो गए? किसान हो गए, सरकार, भूखे लोग हो गए, और सामने वर्सेज कौन हो गए? जलीय जीव, स्वच्छ जल से वंचित लोग हो गए, क्योंकि वहां से जल है वो प्रदूषित हो जाएगा। अगला प्रतिस्पर्धी क्षेत्र है व्यवसाय समूह वर्सेज स्वच्छ वायु। अब व्यवसाय समूह क्या करते हैं? इनके बड़े बड़े उद्योग होते हैं जहां से क्या होता है? धुआं छोड़ा जाता है, जिसके कारण क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है, और वायु प्रदूषण होने से लोग कई रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। स्वच्छ वायु लोगों को नहीं मिल पाती है, जिसका उनके जीवन पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब देश की आर्थिक वृद्धि के लिए उद्योगों की गति भी आवश्यक है, और यदि उद्योगों की गति होगी तो एमिशन भी ज्यादा होगा धुएं का, जिसके कारण सरकार वायु प्रदूषण का समाधान नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर ये नीतिगत विरोधाभास है, जो जिसके कारण पर्यावरण सुरक्षा के जो प्रयास है वो अपर्याप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर हितधारक कौन हो गए? व्यवसायी हो गए, उपभोक्ता हो गए, सरकार हो गई, वर्सेस जो देश के अन्य नागरिक हो गई। सरकार भी होगी क्योंकि सरकार वायु प्रदूषण को रोकने का कार्य कर रही है। अब दिल्ली जैसे जो शहर है वहां पर स्वच्छ वायु नहीं मिल पाती, क्योंकि वहां पर सरकार का यही होता है वो विकास कार्यों को तो रोक नहीं सकती, जिसके कारण जो पर्यावरण क्षरण है वो और अधिक होता है। अगला नीतिगत विरोधाभास है सार्वजनिक परिवहन वर्सेस निजी परिवहन। अब सरकार सार्वजनिक परिवहन को प्रमोट करती है, बट लोग अपना निजी परिवहन को प्रेफर करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? एक तो अधिक गाड़ियां चलेगी, जिसके कारण जो सीमित मात्रा में जो एनर्जी है उसका कंजप्शन होगा, और साथ ही पर्यावरण प्रदूषण भी होगा। और इसमें इधर सरकार, जनता वर्सेस जो नीति व्यक्ति हो गए। और 6th पॉइंट है पर्यटन वर्सेस पारिस्थितिक संतुलन। अब जैसे हिमाचल के अंदर अभी आप कई आपदाओं की खबरें सुन रहे होंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो पर्यटन को बढ़ावा देने के कारण ही आज हमारे सामने आ रहे हैं। तो अगर सरकार पारिस्थितिकी संतुलन को बढ़ावा देगी तो वहां पर जो पर्यटन से रोजगार सृजन होता है वह नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर सरकार का क्या है? नीतिगत विरोधाभास है, जिसके कारण क्या होता है? अंत में जो पर्यावरण है उसका ही क्षरण होता है। तो इस प्रकार के जो ये नीतिगत विरोधाभास थे उससे क्या हो रहा है? यहाँ पर पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, जो कि प्रश्न में पूछा गया था। प्रासंगिक दृष्टांतों के साथ लिखना है तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल पुट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो केरल की रेल परियोजना हो गई, जिसके कारण केरल के अंदर बहुत अधिक पर्यावरण को नुकसान हुआ है। थैनी में न्यूट्रिनो परियोजना होगी, थैनी तमिलनाडु के अंदर न्यूट्रिनो परियोजना हो रही है, वह मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और
शायद मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, एक और टाइगर रिजर्व है, उसके बीच में कॉरिडोर है, वहां पर बनाई जा रही है। तो इससे वहां के जो बाघ हाथी है उनको नुकसान झेलना पड़ रहा है। पोलावरम डैम प्रोजेक्ट हो गया या विष्णुगंगा परियोजना होगी, जिसके कारण जो जोशीमठ के अंदर अभी आपदा देखी गई थी। तो ये एग्जाम्पल आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं पॉइंट्स के साथ में। अब हम इसको कैसे आगे सुधार सकते हैं, जो नीतिगत विरोधाभास है उनके अंदर समाधान ला सकते हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित हो सके, पर्यावरण की जो अवनति हो रही है उसमें रोक लग सके। तो सबसे पहला तो है शैक्षिक अभियान चलाकर, लोगों को जागरूक बनाकर। लोग अधिक से अधिक जागरूक होंगे तो जो पर्यावरण संरक्षण है लोग अधिक से अधिक जागरूक होंगे तो अपने व्यक्तिगत स्तर पर कार्य करेंगे, और जिससे एक पूरी रिपल बनकर समाज के सामने आएगी। सरकार है वो इस प्रकार की जो विरोधाभास वाले क्षेत्र है वहां पर समय समय पर निगरानी करे, जैसे जो उद्योग धंधे वगैरह हो गए उनकी निगरानी करे, वो जो प्रोटोकॉल हैं या जो नॉर्म्स हैं उनका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उनको समय समय पर जांचे। हरित अर्थव्यवस्था पर सरकार ध्यान दे, जैसे जो गोवर्धन योजना होगी या पीएम कुसुम जैसी योजना होगी उन पर सरकार अधिक से अधिक फोकस करे, जिसके कारण जो पर्यावरण क्षरण है वह कम हो सके। और सरकार हर योजना के अंदर जो पर्यावरण से जुड़ी है उसके अंदर पर्यावरणीय प्रभाव आकलन बहुत ही अधिक गहराई के साथ करे, उसका जो असेसमेंट है वो फ्यूचरिस्टिक हो। तो इस प्रकार के कदम उठाकर सरकार जो पर्यावरण संरक्षण हो रहा है उसमें रोकथाम कर सकती है। कंक्लूजन में हम जो हमारा DPSP 48 है जो पर्यावरण संरक्षण की बात करता है उसका जिक्र करके अपने आंसर को समाप्त कर सकते हैं। आज हमने कुल यहाँ पर 3 प्रश्नों को देखा है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसके लिए माफी चाहते हैं। आप ये PDF फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्कोप UPSC से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। उसी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैंने गवर्नेंस के जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है वहां अपलोड कर रखे हैं, तो आप वहां से उनको भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से नोट्स को आप बना सकते हैं। साथ ही आप कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस खुद के स्तर पर कीजिए, आप प्रश्न के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, जिसके कारण आपको प्रश्न बाद में इजी लगने लग जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।